नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 6 का अगला टॉपिक राजनीतिक दल पढ़ेंगे। प्रत्येक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य है। सामाजिक व्यवस्था में एक राजनीतिक दल विचारों, अभिमतों तथा पद्धतियों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल समाज व सरकार के मध्य तथा मतदाता और प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के बीच की कड़ी का काम करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो राजनीतिक दल हैं वो समाज और सरकार के बीच में मतदाता यानी मतदान करने वाले प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बीच में कड़ी का काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। वास्तव में एक सरल लोकतंत्र एवं सामाजिक व्यवस्था को अपने पोषण के लिए एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको अपने पोषण के लिए एक अच्छे दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है, स्वस्थ दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल सामाजिक परिवर्तन के ऐसे उपकरण है। अब राजनीतिक दल को बताया गया है कि जो राजनीतिक दल है वो सामाजिक परिवर्तन के ऐसे उपकरण है यानी साधन है जिनके माध्यम से नागरिक उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं। अब इसमें बताया कि जो राजनीतिक दल है इनके माध्यम से नागरिक उन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जिससे सरकार बनती है, जो सरकार बनाते हैं और अपने नीतियों और निर्णयों को लागू करने का प्रयास करते हैं, जिसका यथार्थ प्रभाव समाज पर पड़ता है। राजनीतिक दल का अर्थ किसी भी देश में हजारों लोग देश की समस्याओं पर सोचते हैं, चिंतन व मंथन करते हैं। जब उनके विचारों व दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता है तो राजनीतिक दल बनते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। एक स्वतंत्र समाज में राजनीतिक दल नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। इसमें क्या कहा गया है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो एक स्वतंत्र समाज में राजनीतिक दल नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को, उस व्यवस्थित समूह को कहा गया है जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है। जो हमारा पूरा शासन तंत्र है उसको व्यवस्थित और नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है, तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। फिर है राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं। अगर दूसरी परिभाषा देखी जाए तो एक परिभाषा ये दी है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। मानव जाति ने अपने आप को समूह व इससे बड़े रूपों में संगठित किया है। जो मानव जाति है उस मानव जाति ने अपने आप को एक समूह और उससे बड़े संगठित रूप में संगठित किया है, अपने आप को एक समूह में अर्थात उससे बड़े रूपों में संगठित किया है या अपने आप को जोड़े रखा है। राजनीतिक दल ऐसे ही मानव संगठनों में से एक है। अब जो संगठन है उन संगठनों में से ही राजनीतिक दल भी एक ऐसा ही संगठन है। आधुनिक युग में आदर्श सरकार को किसी न किसी प्रतिनिधित्वात्मक संस्था के माध्यम से चलाया जाता है। इसलिए सभी प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं और सरकारों के लिए राजनीतिक दलों का होना भी आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं और सरकारें हैं उनके लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, जरूरी है। राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था है। जो राजनीतिक दल है वो लोगों की एक संस्था है जिसके देश व समाज की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत एवं लक्ष्य होते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनके देश व समाज की एक राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो सर्वमान्य सभी के द्वारा मान्य ये सिद्धांत और लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना
और उसे बनाए रखना होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिन देश की समाज की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है व लक्ष्य होते हैं, तो ऐसे राजनीतिक दलों का अपना मुख्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होता है। सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शासक दल किसे कहते हैं, तो सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। एक संयुक्त सरकार में कार्यों के विशिष्ट मुद्दों पर आलोचना व विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। अब यहाँ पर कहा कि राजनीतिक शासक दल किसे कहते हैं, तो ये है कि सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि विशिष्ट मुद्दों पर आलोचना व विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दलों को विपक्षी दल कहते हैं। एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह औपचारिक सदस्यता वाली लोगों की एक संगठित संस्था होनी चाहिए। दूसरा आती है, इसकी स्पष्ट नीतियां व कार्यक्रम होने चाहिए। ये जो राजनीतिक दल हैं, इनमें एक तो औपचारिक सदस्यता वाली लोगों की एक संगठित संस्था होनी चाहिए, जहाँ पर औपचारिकता निभाई जाए, ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। दूसरा आता है, इसकी स्पष्ट नीतियाँ और कार्यक्रम होने चाहिए। जो इस राजनीतिक दल हैं, इनकी जो नीतियाँ हैं और जो कार्यक्रम है, वो एकदम स्पष्ट क्लियर होने चाहिए। इनके सदस्यों को इनके सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों से सहमत होना चाहिए। जो इसके सदस्य हैं, उन सदस्यों को इनके जो सिद्धांत हैं, इनकी जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उन कार्यक्रमों से सहमत होना चाहिए, बल्कि असहमत नहीं होना चाहिए। चौथा आता है, इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना होना चाहिए। जो ये राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों का लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को प्राप्त करना होना चाहिए। इसका स्पष्ट व स्वीकार्य नेतृत्व होना चाहिए, और इसका जो नेतृत्व है वो स्वीकार्य और स्पष्ट होना चाहिए। इसको विस्तृत मुद्दों व व्यापक सरकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन राजनीतिक दलों को जो विस्तृत बड़े मुद्दे हैं और व्यापक सरकारी क्षेत्र हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इसको किसी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के हित की अपेक्षा राष्ट्र हित व राष्ट्र गौरव की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों के गठन व उत्पत्ति के आधार निम्नलिखित हैं। राजनीतिक दलों के गठन व उत्पत्ति के आधार निम्नलिखित हैं। बच्चों, आप इस पर अंडरलाइन कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के गठन के व उत्पत्ति के आधार बताइए। परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। परीक्षा में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। इसमें आता है पहला, मनोवैज्ञानिक। समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के गठन के उत्पत्ति के आधार बताए गए हैं, उस उत्पत्ति के आधार में पहला आधार बताया गया है मनोवैज्ञानिक। तो समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं, यानी अलग अलग सदस्यों में दलों में बंट जाते हैं। इस तरह समाज में 4 प्रकार की सोच वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। जब ये अलग अलग दलों में संगठित हो जाते हैं, तो इस तरह से समाज में क्या है, 4 प्रकार की सोच वाले व्यक्ति हो जाते हैं। पहला, वे जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं। पहली कौन सी विचारधारा वाले हो जाते हैं, पहली सोच वाले व्यक्ति होते हैं जो प्राचीन संस्थाएं, प्राचीन रीति रिवाज है, उसमें वापस लौटना चाहते हैं। उन्हें प्रतिक्रियावादी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि प्रतिक्रियावादी किसे कहा जाता है, तो वे जो प्राचीन संस्थाओं और रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें प्रतिक्रियावादी कहते हैं। दूसरा, वे जो वर्तमान में किसी तरह का परिवर्तन करना नहीं चाहते, उन्हें अनुदारवादी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि अनुदारवादी किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे, जो वर्तमान में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करना चाहते, उन्हें अनुदारवादी कहते हैं। तीसरा आता है, वे जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं। और तीसरी प्रकार के जो आते हैं,
वे जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं उन्हें उदारवादी कहते हैं। चौथा, वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं उन्हें उग्रवादी कहते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि चौथी सोच वाले व्यक्ति वे होते हैं जो वर्तमान में जो संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका उन्मूलन करना चाहते हैं, तो उन्हें उग्रवादी कहा जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों की सोच व स्वभाव होगा वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी राजनीतिक दल बन जाएंगे। अब दूसरा आता है वातावरण का प्रभाव। दूसरा जो कारण है वो है वातावरण का प्रभाव। बालक जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है उसका व्यापक प्रभाव उसकी सोच व स्वभाव पर पड़ता है। ये तो निश्चित ही आपको भी पता होगा बच्चों कि बच्चा जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उसकी सोच स्वभाव पर पड़ता है तथा आगे चलकर वह उसी राजनीतिक दल का अनुयायी और बन जाता है और आगे चल कर के वो वैसा ही अनुयायी बन जाता है, उन्हीं चीज़ों को वो मानने लग जाता है। फिर तीसरा कारण आता है धार्मिक आधार। समाज में कुछ लोगों का लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। अब कह रहे हैं समाज में जो कुछ लोग हैं उनका लक्ष्य है सिर्फ अपने धर्म के अनुयायी को रक्षा करना, अपने धर्म के मानने वाले लोगों की रक्षा करना। उसी के आधार पर वे राजनीतिक दल बना लेते हैं और क्या करते हैं, जो अपने धर्म के लोग हैं उनकी रक्षा करना और उसी के आधार पर वो राजनीतिक दलों की स्थापना कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। भारत में मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी, अकाली दल, हिंदू महासभा का निर्माण जो हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है, धार्मिक आधार पर हुआ है, क्योंकि समाज में लोग अपने लक्ष्य को अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करते हैं कि इसमें हमारा लक्ष्य सिद्ध होता है, यह हमारे धर्म का व्यक्ति है, इस आधार पर इसका निर्माण होता है। अब चौथा कारण आता है आर्थिक कारण। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके कोई आर्थिक कार्यक्रम हो। अब यहाँ पर बताया गया कि ये जो राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय महत्व तभी मिल सकता है, वो राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको कोई आर्थिक कार्यक्रम हो। बिना आर्थिक कार्यक्रम के कोई भी राजनीतिक दल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता, यानी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। शिक्षित जनता व समाज पर आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब कह रहे हैं जो शिक्षित जनता है, समाज है, उस पर इन नीतियों का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। फिर पांचवा पॉइंट आता है नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की छाया होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो राजनीतिक दल है उनका जो नेता है वो उसकी छाया के समान होते हैं, जैसा उनका नेता करता है उसके हिसाब से वो कार्य को करते हैं। वह जिन आदेशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सोच में ढलते जाते हैं। अब तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में जो उनका नेता होता है वो उसकी व्यक्तित्व की छाया होती है, अर्थात वो नेता जैसा चाहता है वो व्यक्ति वैसे ही करते हैं और इन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका नेता जिन बातों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी जो होते हैं, उनका समर्थन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बिना सोचे समझे ही उसी सोच में ढल जाते हैं, उसी हिसाब से वो काम करना चाहते हैं कि हमारा नेता या हमारा जो दल का प्रतिनिधित्व है वो इस प्रकार का काम करना चाहता है तो हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। फिर छठा पॉइंट आता है हमारा विचारधारा। एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा होना आवश्यक है। अब ये तो निश्चित है कि हम कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारी एक विचारधारा होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना भी आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में आंदोलन अंधकार तथा निश्चितता भेंट। इसमें बताया गया है कि विचारधारा की अनुपस्थिति में आंदोलन अंधकार तथा अनिश्चितता में भटक जाता है। अगर किसी भी राजनीतिक समूह में, किसी भी राजनीतिक दल में विचारधारा यदि नहीं होती है तो जो आंदोलन है वो अंधकार में तथा अनिश्चितता में भटक जाता है, उसमें कोई भी कार्य स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता और व्यक्ति जो है उसमें भटकने लगता है, क्योंकि कोई भी कार्य की करने की निश्चितता या अनिश्चितता नहीं होती है, इस कारण से वो भटक जाता है।
सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति दल के सदस्यों को आपस में जोड़े रखती है तथा दल मजबूत बना रहता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी कई जगह पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है। अब कह रहे हैं यहाँ क्षेत्रीय जो समानता के आधार पर भी कई जगह पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्र की समान समस्याओं को मुद्दा बना करके जनमत समर्थन का प्रयास किया है। इसके लिए उदाहरण दिए गए, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये क्षेत्रीयता से संबंधित राजनीतिक दल हैं। फिर आता है भाषाई आधार पर। विभिन्न राज्यों में कई क्षेत्रीय दलों के निर्माण में भाषाई आधार पर भी महत्व रहे हैं, जिनके आधार पर किसी भाषा विशेष के लोगों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आते हैं अकाली दल, DMK, AIDMK, तृणमूल कांग्रेस, ये भाषाई आधार वाले राजनीतिक दल हैं। पीछे प्रश्न भी आएगा कि क्षेत्रीयता वाले राजनीतिक दल कौन से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और फिर राष्ट्रीय भाषाई आधार वाले राजनीतिक दल कौन से हैं, तो अकाली दल, DMK, AIDMK, तृणमूल कांग्रेस। उपर्युक्त तत्व निश्चित तौर पर भारत के राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार के रूप में सक्रिय रहे हैं, परंतु इसमें से जाति, धर्म, क्षेत्र की महत्ता वर्तमान राजनीति में बढ़ गई है और इन आधारों पर निर्मित बहुदलीयता भी बढ़ी है। यद्यपि वर्तमान भारत में राजनीतिक दलों के ये सामाजिक आधार जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न करने में सहायक रहे हैं और राष्ट्रीय विकास के मार्ग को भी अवरुद्ध किया है। तथापि इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये आधार एक लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। जातियों, क्षेत्रों तथा इनके संदर्भ में हुए असंतुलित विकास को दूर करने और अपने धार्मिक और क्षेत्रीय हितों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करने में भी सहायक रहे हैं। अब आते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। लोकतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, यानी कि लोकतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरियम के अनुसार इनके 5 प्रमुख कार्य हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके मेरियम के अनुसार, मेरियम समाजशास्त्री का नाम है, इनके अनुसार इसके 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला आता है पदाधिकारियों का चुनाव करना, इस पद पे जो व्यक्ति हैं उनका चुनाव करना। दूसरा नीति निर्धारण करना, और तीसरा आता है शासन का संचालन तथा उनकी रचनात्मक आलोचना करना। चौथा पॉइंट आता है राजनीतिक प्रचार व शिक्षण। पांचवा व्यक्ति व शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। उक्त के आधार पर राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अब इनके आधार पर जो राजनीतिक दलों के कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला आता है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों व योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक दल आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं तथा भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके वरीयता के आधार पर जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं। स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण होता है। दूसरा आता है शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तीसरा आता है शासन की आलोचना करना। निर्वाचन में बहुमत न प्राप्त करने वाले दल
प्रतिपक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसमें बताया गया कि जो शासन की आलोचना करते हैं और आलोचना में जो निर्वाचन में बहुमत प्राप्त ना करने वाले जो दल हैं वो प्रतिपक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, शासन को सचेत रखते हैं, सरकार की रचनात्मक आलोचना कर वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करते हैं कि जो सरकार है उसकी आलोचना करते हैं और आलोचना करके उसकी जो वैकल्पिक प्रवृत्तियाँ होती हैं उन प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रख करके उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं और जो उसके विपक्षी दल होते हैं राजनीतिक दल के वो शासन की कमजोरियों को सामने रख करके जनता के सम्मुख ला करके उनके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं, उनके विरुद्ध बहुमत को तैयार करते हैं। फिर चौथा आता है चुनावों का संचालन। राजनीतिक दलों में से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं तथा हर तरह से चुनाव जीतने का प्रयत्न भी करते हैं। पांचवा पॉइंट आता है लोकमत का निर्माण। शासित व्यक्तियों की सहमति से सत्ता को प्राधिकार अर्जित कराना। जो शासित वर्ग है उनकी सहमति लेकर के जो सत्ता है उनको अधिकारों को अर्जित कराना। शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना। जो शासन की नीतियाँ हैं उस पर लोकमत प्राप्त करना। जो राजनीतिक दल अपरिहार्य आवश्यक है, इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त कुछ नहीं होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो शासन की नीतियाँ हैं इन नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य यानी आवश्यक है और इनकी अनुपस्थिति में जो जन समुदाय एक दिशा विहीन भीड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लोकमत निर्माण में राजनीतिक दलों का बड़ा योगदान है। छठा आता है शासन व जनता के मध्यस्थ का कार्य। राजनीतिक दल जनता की आकांक्षाओं व समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं तथा सरकार के सामने रखते हैं। फिर छठा पॉइंट आता है राजनीतिक दल जनता की आकांक्षाओं व समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं तथा सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता व सरकार के मध्यस्थता का काम करती है अर्थात कड़ी का काम करती है। फिर आता है सातवां पॉइंट सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य में अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का भी कार्य करते हैं, जीवन को अच्छा बनाने का भी कार्य करते हैं। स्वाधीनता के पश्चात ग्रामीण सामाजिक उत्थान हेतु यानी कि प्रगति के लिए शासन द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण सामाजिक उत्थान में राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। अब आता है हमारा भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव। भारत में राजनीतिक दलों के इन सामाजिक आधारों ने भारतीय लोकतंत्र को कई रूपों में परिभाषित किया। जैसे आर्थिक आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को धनी वर्गों की कठपुतली नहीं बनने दिया। इसमें कहा गया कि आर्थिक आधार पर जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों ने जो लोकतंत्र के धनी वर्ग हैं उनके वर्गों की ही कठपुतली नहीं बनने दिया, इनकी उनके हाथों में नहीं आने दिया। गरीबों के हितों को लामबंद कर उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया। जो गरीब लोग हैं उनके हितों को सामने रख करके जो उनकी सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित किया, उनके समर्थन के लिए कार्य किए। समतामूलक समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान दिया, परंतु दूसरी तरफ इसने वर्गीय द्वेष, तनाव एवं संघर्ष को बढ़ाकर भारत की राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती को भी पेश किया। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, राजनीतिक दलों ने जाति आधारित राजनीति के माध्यम से भारत जैसे जाति प्रधान देश में निम्न जातियों में राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक जागरूकता पैदा करके उनको मतदान हेतु प्रेरित किया
उनकी सत्ता में सहभागिता को सुनिश्चित किया है, लोक निर्णयों में उनके हितों को शामिल कराया, परंपरागत सामाजिक असमानता को कमजोर करके लोकतंत्र को मजबूत किया है, परंतु दूसरी ओर इससे समाज को विभिन्न जातीय समूह में विभक्त कर दिया है। इसका परिणाम जातीय तनाव एवं जातीय संघर्ष के रूप में सामने आया। इसने जातिवाद का प्रयोग करके योग्यता को हतोत्साहित किया और सत्ताधारी समूहों के लोक निर्णयों को उनके जातीय समूह के हितों के पक्ष में उन्मुख करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। फिर आता है तीसरा, धर्म के आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने सरकारी निर्णय प्रक्रिया को धार्मिक आधार पर संतुलन बनाए रखने हेतु विवश किया, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, परंतु दूसरी ओर इसने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को कमजोर भी किया है। फिर चौथा आता है, क्षेत्रीय व भाषाई आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय एवं भाषाई समूह में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, यानी सत्ता को विकेंद्रीकरण करके लोक नीतियों में उनके हितों को शामिल करके संतुलित विकास को संभव बनाकर भारत के विविधता में एकता और लोकतंत्र को मजबूत किया। परंतु दूसरी ओर इसने देश को क्षेत्रीय और भाषाई समूह में विभाजित करके भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को भी प्रोत्साहित किया। सत्ताधारी दलों ने लोक नीतियों के निर्माण तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन के किसी क्षेत्रीय भाषाई हितों के विशेष प्राथमिकता प्रदान करने वाले को प्रेरित करके लोकतंत्र को कमजोर भी किया। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों ने भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया। नकारात्मक प्रभावों का आधारभूत कारण राजनेताओं तथा राजनीतिक दलों द्वारा इन सामाजिक विशिष्टताओं का प्रयोग अपने संकुचित एवं स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति रहा है। वर्तमान में भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों के विभिन्न सामाजिक आधारों के बीच दूरियां कम हुई हैं और इनमें सहमति बढ़ती जा रही है। जैसे कई आर्थिक नीति पर पिछड़ी जातियों के राजनीतिक व सामाजिक दावे पर, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका पर और विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे के निकट आए हैं। ये नए बदलाव की राजनीति दलों के सामाजिक आधारों पर लोकतंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को सीमित कर रहे हैं। फिर अगला आता है, भारतीय राजनीतिक दलों की समकालीन चुनौतियाँ। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार होता है, जिसकी दक्ष क्रियाशीलता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है और इसका आधार इसको कमज़ोर करती है। वर्तमान में राजनीतिक दल कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक दलों के कमज़ोर आंतरिक लोकतंत्र ने दलों में किसी विशेष व्यक्ति को सर्व सत्ताधारी बना दिया है। दूसरा, दलों में परिवारवाद व वंशवाद के प्रभाव ने कुशलता के महत्व की अनदेखी कर दी है। अब जो दल है राजनीतिक दल, उसमें परिवारवाद और वंशवाद का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, जिससे जो कुशलता का महत्व था वो कम होता जा रहा है। जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य करते थे, अब वहाँ पर वंशवाद और परिवारवाद आ गया, तो इसमें इसका महत्व कम हो गया। राजनीतिक दलों में धन के बढ़ते महत्व ने आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों की भागीदारी सीमित कर दी है। अब कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है उसमें धन का महत्व बढ़ने के कारण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों की भागीदारी है उसको सीमित कर दिया, कम कर दिया। राजनीतिक दलों में अपराधीकरण के परिणाम स्वरूप योग्य व ईमानदार लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ी है। राजनीतिक दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति, अर्थात विभिन्न दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के घटते अंतर ने मतदाताओं को इन दलों के संदर्भ में भ्रमित किया है। भारतीय राजनीतिक दलों के इन समकालीन चुनौतियों का सामना करने हेतु
कई प्रयास किए गए हैं, जैसे दल बदल विधेयक द्वारा कानून बनाकर नेताओं द्वारा दल परिवर्तन पर रोक लगाई गई, नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बाध्यता द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता का पालन करना, आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया गया। परंतु इन प्रयासों के बावजूद आज लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु इन राजनीतिक दलों के बाध्यता से संबंधित कानून अधिक प्रभावी नहीं है। आज भी राजनीतिक दलों में पूरी तरह से लोकमत कायम नहीं हो रहा है। प्रत्येक राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति या समूह सर्वसत्ताधारी बना हुआ है। वर्तमान राजनीतिक दलों पर परिवार एवं वंशवाद की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्न सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर चुनाव में होने वाले व्यय की एक निश्चित सीमा बनाई जानी चाहिए तथा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए कि जो चुनाव में पैसा खर्च होता है उसका खर्चा सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। जो राजनीति में अपराध होता है, राजनीति में रहने के कारण लोग अपराध की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, तो उसके लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा महिलाओं को एक निश्चित अनुपात में टिकट देना अनिवार्य है। जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा महिलाओं को एक निश्चित अनुपात में टिकट देना अनिवार्य कर दिया जाए। इस दिशा में कार्य न करने वाले दल की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। अब कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है, प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा जो महिलाओं को एक निश्चित अनुपात है, उस निश्चित अनुपात में टिकट देना चाहिए और टिकट नहीं दिए जाने पर उस राजनीतिक दल की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। फिर आता 5वां, राजनीतिक दलों पर जनता के अंकुश को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चुनाव के साथ वापस बुलाने के अधिकार को भी मान्यता देनी चाहिए। छठा पॉइंट आता है, सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को स्वयं राजनीतिक दल में शामिल होकर सक्रिय प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति की इच्छा सुधार करने की है तो उसको स्वयं राजनीतिक दल में शामिल होना चाहिए और सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक प्रभावों के बीच राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्य है। भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में इनका बड़ा योगदान है, परंतु विभिन्न विचारधाराओं एवं निजी स्वार्थों के आधार पर गठित राजनीतिक दलों की अपेक्षा देश में सुस्पष्ट विचारधाराओं पर आधारित 2 या 3 अखिल भारतीय स्तर के दलों की आवश्यकता है, जिसके सदस्य साफ सुथरी छवि के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले एवं राष्ट्र विकास और राष्ट्र गौरव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले हों। यह था हमारा आज के राजनीतिक दल का टॉपिक। आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।